सन 1947 में जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की राख से उठ रही थी, तो कोई नहीं जानता था कि एक नया युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन यह युद्ध अलग था, बहुत अलग। इसमें ना तो गोलियां चलीं, ना बम फटे। फिर भी यह दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। यह था कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, जो अगले 44 साल तक चलने वाला था। कल्पना करिए एक ऐसी दुनिया की जहां दो महाशक्तियां एक दूसरे के सामने खड़ी हों, लेकिन सीधे लड़ाई ना करें। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच ये टकराव था आइडियोलॉजीज का, विचारधाराओं का। एक तरफ था कैपिटलिज्म, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और फ्री मार्केट की बात होती थी। दूसरी तरफ था कम्युनिज्म, जहां समानता और स्टेट कंट्रोल का सिद्धांत था। दुनिया बट गई थी दो हिस्सों में, जैसे कोई इनविजिबल लाइन खिंच दी गई हो पूरी धरती पर। लेकिन सवाल यह है कि इसे कोल्ड वॉर क्यों कहा गया? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। ये युद्ध इसलिए कोल्ड था क्योंकि दोनों सुपर पावर्स कभी डायरेक्टली नहीं लड़े। ये था एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एक मेंटल चेस गेम जो डेकेड्स तक चलता रहा। दोनों देश जानते थे कि अगर वे सीधे टकराएंगे तो न्यूक्लियर वेपन्स के कारण पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। इसलिए ये युद्ध लड़ा गया शैडोज में, प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए, एस्पियोनाज के माध्यम से। इस कोल्ड वॉर की सबसे रोमांचक कहानी है स्पाई एजेंसीज की, CIA और KGB। ये दो नाम ही काफी थे लोगों के दिलों में डर पैदा करने के लिए। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की आंखें और कान थी दुनिया भर में। वहीं KGB सोवियत यूनियन की सीक्रेट पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी थी। ये दोनों एजेंसीज एक दूसरे के खिलाफ इनविजिबल वॉर लड़ रही थीं। CIA के एजेंट्स दुनिया के हर कोने में फैले हुए थे। वे सोवियत यूनियन के अंदर डबल एजेंट्स बनाते थे, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराते थे और कोवर्ट ऑपरेशंस चलाते थे। एक फेमस केस था कर्नल ओलेग पिनकॉफ्स्की का, जो सोवियत मिलिट्री में था लेकिन CIA के लिए काम करता था। उसकी दी गई जानकारी ने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान अमेरिका की बहुत मदद की थी। दूसरी तरफ KGB भी कम नहीं थी। कैम्ब्रिज 5 का केस तो इंटेलिजेंस हिस्ट्री में लेजेंडरी है। ये 5 ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे जो सीक्रेटली सोवियत यूनियन के लिए काम करते थे। किम फिल्बी, जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस में सीनियर पोजीशन पर था, ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक सोवियत यूनियन के लिए स्पाई करता रहा। ये बिट्रेल इतना बड़ा था कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस को अपनी पूरी सिस्टम को फिर से डिजाइन करना पड़ा। लेकिन कोल्ड वॉर की सबसे डरावनी रियलिटी थी न्यूक्लियर आर्म्स रेस। दोनों देश जानते थे कि न्यूक्लियर वेपन्स ही अल्टीमेट पावर थी। अमेरिका ने पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, लेकिन 1949 में सोवियत यूनियन ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। इसके बाद शुरू हुई एक होड़ जो मैड यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट तक पहुंची। मैड का मतलब था कि दोनों देशों के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि अगर एक अटैक करे तो दूसरा भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये एक ट्विस्टेड लॉजिक था, लेकिन इसी ने दुनिया को न्यूक्लियर वॉर से बचाया। दोनों देश जानते थे कि न्यूक्लियर वॉर में कोई विनर नहीं होगा, सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगी। इस न्यूक्लियर मैडनेस का सिंबल बना बर्लिन वॉल। 1961 में एक रात अचानक ईस्ट जर्मनी ने बर्लिन को दो हिस्सों में बांट दिया। ये वॉल सिर्फ कंक्रीट और बार्ब्ड वायर की नहीं थी, ये थी आइडियोलॉजीज की दीवार। वेस्ट बर्लिन में कैपिटलिज्म था, ईस्ट बर्लिन में कम्युनिज्म। फैमिलीज बिछड़ गईं, लवर्स अलग हो गए और एक शहर दो दुनियाओं में बट गया। बर्लिन वॉल के आसपास की कहानियां दिल दहला देने वाली हैं। लोग इस वॉल को क्रॉस करने के लिए टनल्स खोदते थे, हॉट एयर बलून्स बनाते थे और कभी-कभी तो कार के ट्रंक में छुपकर जाने की कोशिश करते थे। कई लोग इस कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे। ये वॉल 28 साल तक खड़ी रही, कोल्ड वॉर के डिवीजन का सबसे विजिबल सिंबल। कोल्ड वॉर डायरेक्ट नहीं लड़ा गया, लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए दुनिया भर में इसकी आग फैली। कोरियन वॉर 1950 में शुरू हुआ जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक किया। ये था पहला मेजर प्रॉक्सी वॉर जहां अमेरिका ने साउथ कोरिया का साथ दिया और सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया का। 3 साल तक चली इस लड़ाई में मिलियंस लोग मारे गए, लेकिन कोई क्लियर विनर नहीं निकला। वियतनाम वॉर तो और भी डेवास्टेटिंग था। अमेरिका ने साउथ वियतनाम में अपनी फोर्सेस भेजी कम्युनिस्ट नॉर्थ वियतनाम के खिलाफ। ये वॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक चला और अमेरिका के लिए एक नाइटमेयर बन गया। जंगल वॉरफेयर, गुरिल्ला टैक्टिक्स और लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट ना मिलना, ये सब फैक्टर्स मिलकर अमेरिका के लिए वियतनाम को एक इम्पॉसिबल मिशन बना दिया। अफगानिस्तान में भी यही स्टोरी रिपीट हुई, लेकिन रोल्स रिवर्स हो गए। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर इन्वेजन किया। अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन को वेपन्स और ट्रेनिंग दी। ये वॉर सोवियत यूनियन के लिए उनका वियतनाम बन गया।
ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक चली इस लड़ाई ने सोवियत इकोनॉमी को बुरी तरह हिला दिया। लेकिन कोल्ड वॉर सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं था, इसने स्पेस रेस को भी जन्म दिया, जो ह्यूमन अचीवमेंट की एक इनक्रेडिबल स्टोरी है। 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक लॉन्च किया, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अमेरिका शॉक्ड रह गया। अचानक लगा कि सोवियट्स टेक्नोलॉजी में आगे निकल गए हैं। इसके बाद शुरू हुई स्पेस की होड़। सोवियत यूनियन ने पहले ह्यूमन को स्पेस में भेजा, यूरी गगारिन को। अमेरिका ने जवाब दिया अपोलो प्रोग्राम के साथ। जॉन एफ कैनेडी ने बोल्ड डिक्लेरेशन किया कि अमेरिका मून पर पहुंचेगा। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पर कदम रखा और अमेरिका ने स्पेस रेस जीत ली। ये कंपटीशन ने टेक्नोलॉजी को अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स तक पहुंचाया। कोल्ड वॉर का सबसे ड्रामेटिक मोमेंट था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962। ये 13 डेज तक चला और दुनिया न्यूक्लियर वॉर के सबसे करीब पहुंच गई। सोवियत यूनियन ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स इंस्टॉल किए थे, अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक। प्रेसिडेंट कैनेडी ने क्यूबा का नेवल ब्लॉकेड कर दिया। दुनिया सांस रोककर देख रही थी कि क्या होगा। उन 13 डेज में दुनिया न्यूक्लियर हॉलोकास्ट के एज पर खड़ी थी। कैनेडी और क्रूशेव के बीच सीक्रेट नेगोशिएशंस चल रही थी। फाइनली एक डील हुई। सोवियत यूनियन ने क्यूबा से मिसाइल्स हटा ली और सीक्रेटली अमेरिका ने टर्की से अपनी मिसाइल्स हटाईं। ये क्राइसिस ने दोनों लीडर्स को रियलाइज करा दिया कि न्यूक्लियर वॉर कितनी डेंजरस है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद दोनों देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू की। न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन हुई, हॉटलाइन एस्टैब्लिश हुई मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच। लेकिन आर्म्स रेस कंटिन्यू रही, सिर्फ अब ये मोर कंट्रोल्ड थी। 1980s में रोनाल्ड रेगन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने सोवियत यूनियन को ईविल एम्पायर कहा और मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा दी। स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव लॉन्च की, जिसे स्टार वॉर्स प्रोग्राम भी कहते थे। सोवियत यूनियन को लगा कि अमेरिका स्पेस में वेपन्स डिप्लॉय करने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन सोवियत यूनियन अब इकोनॉमिकली वीक हो रहा था। अफगानिस्तान वॉर, आर्म्स रेस और इनएफिशिएंट कम्युनिस्ट इकोनॉमी ने उसे बुरी तरह हिला दिया था। 1985 में मिखाइल गॉर्बाचेव पावर में आया। उसने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की पॉलिसीज शुरू की, यानी ओपननेस और रीस्ट्रक्चरिंग। गॉर्बाचेव ने रियलाइज किया कि कोल्ड वॉर को कंटिन्यू करना सोवियत यूनियन के लिए इम्पॉसिबल है। उसने रेगन के साथ सेवरल समिट्स किए। दोनों लीडर्स के बीच पर्सनल केमिस्ट्री डेवलप हुई। आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी साइन हुई। स्लोली कोल्ड वॉर का टेंशन कम होने लगा। 1989 का साल हिस्ट्री में गोल्डन था। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स गिरने लगी। पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, सभी जगह पीपल पावर ने कम्युनिस्ट रूल को उखाड़ फेंका। और फिर आया वो हिस्टोरिक मोमेंट, नवंबर 9, 1989। बर्लिन वॉल गिर गई। हजारों लोग हैमर्स और पिकैक्सेस लेकर आए और उस वॉल को तोड़ने लगे, जो 28 ईयर्स तक फैमिलीज को अलग करती रही थी। ये मोमेंट सिर्फ बर्लिन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए सिंबॉलिक था। कोल्ड वॉर का सबसे विजिबल सिंबल गिर गया था। दिसंबर 25, 1991 को सोवियत यूनियन ऑफिशियली डिसॉल्व हो गया। गॉर्बाचेव ने रेजिग्नेशन दे दिया। रेड फ्लैग क्रेमलिन से उतार दिया गया। 44 ईयर्स के बाद कोल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म हो गया था। अमेरिका इमर्ज हुआ सोल सुपर पावर के रूप में। कोल्ड वॉर के लेसन्स आज भी रेलेवेंट हैं। पहला लेसन यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स कितने डेंजरस है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ने दिखाया कि कैसे मिसकैलकुलेशन पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। आज भी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एक मेजर कंसर्न है। दूसरा लेसन है कि आइडियोलॉजी की पावर कितनी स्ट्रांग होती है। कोल्ड वॉर फंडामेंटली था आइडियाज की लड़ाई। कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल, इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस कलेक्टिव गुड। ये डिबेट्स आज भी कंटिन्यू हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। तीसरा लेसन है कि प्रॉक्सी वॉर्स कितने डिस्ट्रक्टिव होते हैं। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान में मिलियंस इनोसेंट लोग मारे गए सुपर पावर्स की राइवलरी के कारण। आज भी हम देखते हैं कि कैसे मेजर पावर्स अपनी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए स्मॉलर कंट्रीज को बैटल ग्राउंड्स बनाते हैं। चौथा लेसन है कि आर्म्स रेस अल्टीमेटली सेल्फ डिफीटिंग है। सोवियत यूनियन ने अपनी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया मिलिट्री स्पेंडिंग में। आज भी कंट्रीज अपने रिसोर्सेज को वेपन्स पर वेस्ट करती हैं इंस्टेड ऑफ डेवलपमेंट पर फोकस करने के। पांचवा लेसन है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की इंपॉर्टेंस। रीगन और गॉर्बाचोव ने दिखाया कि पर्सनल रिलेशनशिप्स और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे डेकेड्स की हॉस्टिलिटी को एंड कर सकते हैं। आज के पोलराइज्ड वर्ल्ड में ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्ड वॉर ने दुनिया को फंडामेंटली चेंज कर दिया। टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, स्पेस एक्सप्लोरेशन शुरू हुई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए। लेकिन साथ ही मिलियंस लोगों की जानें गईं, कंट्रीज डिवाइड हुईं और फियर का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। आज जब हम बैकलुक करते हैं तो कोल्ड वॉर एक रिमाइंडर है कि कैसे फियर और मिसट्रस्ट पूरी दुनिया को हॉस्टेज बना सकते हैं।
लेकिन ये भी दिखाता है कि कैसे ह्यूमन विजडम और करेज के साथ कैसे सीमिंगली इम्पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। बर्लिन वॉल का गिरना प्रूफ है कि कोई भी डिवीजन परमानेंट नहीं होती अगर लोग यूनिटी और पीस के लिए डिटर्मिन्ड हो।